आरव की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। तभी उन सबके कान में रौबदार आवाज़ आई, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये बात दादाजी ने कही थी। जिसे सुनकर आरव ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। उसे इनाया पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आती तो अब तक वो यहाँ से जा चुका होता। उसने अब कुछ दिन शांत रहने का फैसला किया। बाद में वो कैसे भी करके यहाँ से चला जाएगा। सुमन इनाया को अपने साथ लेकर चली गई। इनाया जब किचन में आई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उनके घर का किचन बाहर था, जो पूरा मिट्टी का बना था। एक साइड 8 चूल्हे थे, एक साइड लकड़ी का स्टैंड था जिस पर सलीके से बर्तन रखे थे। वो किचन काफ़ी बड़ा था। मिट्टी के कारण वहाँ पर काफ़ी ठंड थी। इनाया पहली बार ऐसा किचन देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज की लाइफ में भी ऐसा कोई जीता होगा। तभी सिया ने इनाया का हाथ पकड़कर कहा, भाभी कैसा लगा आपको हमारा ये रसोई घर? ये तो सच में बहुत सुंदर है। बेचारी इनाया ने कन्फ्यूज़न में कहा, चलिए ना भाभी, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। सिया ने चहकते हुए कहा। सिया इनाया को ले जा ही रही थी कि उन्हें यशोदा ने रोक लिया। यशोदा ने सिया को देखकर कहा, सिया आपकी भाभी अभी अभी आई है, उन्हें कुछ काम करने दे, अब हमें भी थोड़ा आराम मिल जाए। यशोदा की बात सुनकर सिया धीरे से बोली, पूरा दिन तो आराम ही करती है और बन ऐसे रही है जैसे पता नहीं पूरा दिन कितना काम करती है। सिया ने भले ही धीरे से कहा था, लेकिन उसकी बात इनाया ने साफ सुन ली थी। इनाया ने धीरे से सिया से पूछा, ये कौन है? ये सूरज भाई की लुगाई है और हमारी बड़ी भाभी। इनाया ने उसे देखा और जैसे पूछ रही हो, क्या कहा आपने? सिया उसे देखकर बोली, ये हमारे बड़े भाई सूरज की वाइफ है, हमारी बड़ी भाभी। बहुत कड़वी है ये। सिया ने ये बात कहकर अपना मुंह बिगाड़ दिया। इनाया को ये सुनकर कल रात का सीन याद आ गया। उसने सिया को देखा और पूछा, इनका रूम कहाँ है? सिया ने जवाब दिया, आपके कमरे के साइड वाला कमरा इनका ही है। ये सुनकर इनाया को खांसी आ गई और वो मन ही मन बोली, कड़वी नहीं सुरीली, क्या गाना गा रही थी। हमारी नींद उड़ा के सिया ने इनाया को खोया हुआ देखकर कहा, क्या सोच रही हैं भाभी आप? कुछ नहीं सिया, इनाया ने धीरे से जवाब दिया। सुमन ने यशोदा को देखा और कहा, बहू सब नाश्ता बाहर लेकर जाओ और सिया जा भाभी को सब दिखा के ला, उसे भी तो सब पता चले। यशोदा सुमन जी की बात सुनकर बोली, लेकिन माँ उसे भी तो थोड़ा काम करने के लिए कहिए ना, घर तो बाद में भी देख सकती है। इनाया उसकी बात सुनकर सुमन जी से बोली, कोई बात नहीं आंटी, मैं रख देती हूँ। ये आंटी क्या होता है? सुमन जी ने सिया से पूछा तो सिया ने अपने कंधे उचका दिए। ये देखकर इनाया बोली, मेरा मतलब चाची जी हम रखते हैं। सुमन जी ने उसे देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चाची नहीं रे बहुरिया, माँ बुला हमको, जैसे लाडेसर की माँ है हम, वैसे तुम्हारी भी है। उनकी बात सुनकर इनाया ने अपना सर हिला दिया और खाने के बर्तन उठाकर बाहर रखने के लिए चली गई। सब रखने के बाद इनाया फिर से किचन में जाकर खड़ी हो गई। सबने अपना नाश्ता किया, फिर सब आदमी अपने अपने काम पर चले गए। इनाया की माँ और दादी इनाया को लेकर दूसरे घर में चली गई ताकि उसे सब कुछ ठीक से समझा सके। इनाया की माँ ने और दादी ने इनाया को अच्छे से सब कुछ समझा दिया था, जैसे कि वो ठीक से रहे, सुबह जल्दी उठे। इनाया को वैसे सब काम आता था, लेकिन उसने कभी ज़्यादा काम किया नहीं था। सबकी लाडली होने के कारण उसे कभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। थोड़ी देर बाद इनाया के घर वाले जर्मनी जाने के लिए निकल गए। इनाया बहुत रो रही थी। इनाया के पापा ने आरव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और इनाया के हाथ में देते हुए बोले, शादी बहुत जल्दबाजी में की, लेकिन हम आशा करते हैं आप हमारी बच्ची का साथ हमेशा देंगे। बहुत नाजों से पाला है हम सब ने उसे, आशा करते हैं आप उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। इनाया के पापा की बात सुनकर आरव का फेस अजीब सा हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उनसे कहा, जी
हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तभी रुद्र उसके पास आते हुए बोला, अगर मेरी बहन को कोई भी तकलीफ हुई ना तो देख लेना। रुद्र की धमकी भरी बात सुनकर आरव का गुस्सा हाई लेवल पर आ गया था, जिस कारण उसकी पकड़ इनाया के हाथ पर कस गई, जिससे इनाया की हल्की सी चीख निकल जाती है। इनाया की चीख सुनकर रुद्र इनाया को देखकर बोलता है, क्या हुआ इनू, तुम ठीक तो हो ना? रुद्र की बात सुनकर इनाया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बोली, जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनाया की बात सुनकर रुद्र रिलैक्स हुआ। सबने उनसे विदा ली और वहाँ से चले गए। उन्हें जाता हुआ देखकर इनाया बहुत रोने लगती है। उसे रोता देखकर आरव के दिल में थोड़ी सी हलचल होने लगती है, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके इनाया का हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। इनाया को ये देखकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है वो। सब उसे शांत कराते हैं और अपने कमरे में भेज देते हैं। इनाया धीरे धीरे कदम लेते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आरव कमरे में आकर इधर से उधर चक्कर काटने लगता है। उसे कैसे भी करके घर से बाहर जाना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कहे कि उसके दादू उसे यहाँ से जाने दे। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और इनाया रोते हुए अंदर आ गई। उसका ध्यान नहीं था, इस कारण वो आरव से टकरा गई और सीधा ज़मीन पर गिर गई। इनाया को गिरता हुआ देखकर आरव ने जल्दी से उसे पकड़ना चाहा, पर वो उसे पकड़ पाता उससे पहले ही इनाया गिर गई। इनाया को गिरता देखकर आरव ने अपनी गर्दन हिला दी और उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन इनाया अपनी आंखें बंद करके वैसे ही गिरी रही। उसे ऐसे देखकर आरव को काफ़ी अजीब लगा, इसीलिए इनाया को क्या हुआ है ये देखने के लिए आरव नीचे झुक गया। तभी इनाया उसके कान में ज़ोर से चिल्लाई, एलिगेटर। उसकी आवाज़ सुनकर आरव चौंक गया और गुस्से से इनाया को देखने लगा। उसे ऐसे देखकर इनाया अपना दर्द सहन करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मुझे गिराया ना आरव के बच्चे। ये बोलकर उसने आरव को देखा और इनाया की बोलती बंद हो गई। आरव ने झुककर उसके चेहरे के एकदम नज़दीक जाकर इनाया से कहा, आइंदा से मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक किया ना तो तुम्हें उठा के यहाँ से सीधा जर्मनी फेंक दूंगा। इनाया उसकी बात सुनकर उसकी नकल करते हुए अपना मुंह चढ़ा के बोली, हा हा, वेरी फनी। इनाया का ऐसा चेहरा देखकर आरव का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। इनाया ये कहते वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे और उसकी ब्लू आंखें इस वक्त एकदम छोटी हो गई थी। ऊपर से आज वो इतनी खूबसूरत भी लग रही थी। आरव ने अपना सर झटका और इनाया को इग्नोर करके जाने लगा। उसे जाता देखकर इनाया ने फिर से मुंह बिगाड़ा और कहा, अकड़ू कहीं का। ये बोलकर वो उठने लगे, लेकिन कमर में मोच जाने के कारण उसकी हल्की सी चीख निकल गई। दर्द के कारण इनाया ने अपनी आंखें मींच ली और बोली, ओ गॉड जी, मेरी कमर टूट गई। इनाया की दर्द भरी चीख सुनकर आरव ने पीछे पलट कर देखा, जहां इनाया दर्द से तड़प रही थी। उसे ऐसे देखकर आरव तेज कदम लेकर उसके पास गया और उसे बिना कुछ बोले गोद में उठा लिया। इनाया ने जब आरव को ये करते हुए देखा, वो एकदम से हड़बड़ा गई और उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। इनाया की बात सुनकर आरव ने उसे घूर कर देखा तो बेचारी इनाया एकदम से चुप हो गई। ये देखकर आरव के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे उसने इनाया के देखने से पहले ही छुपा दी। आरव ने इनाया को ले जाकर बेड पर सुला दिया, फिर वहाँ से जाने लगा। उसे जाता देखकर इनाया बोली, मेरा एक काम करो ना। इनाया के ऐसे कहने पर आरव ने इनाया को घूर कर देखा। ये लड़की जब से आई है मेरा जीना हराम कर रखा है। कहाँ मैं सबको ऑर्डर देता फिरता हूँ और ये मैडम मुझे ऑर्डर दे रही है। द ग्रेट एवी को। इनाया ने उसे देखा और कहा, ऐसे घूरो मत, नहीं करना तो मना कर दो। इनाया की बात सुनकर आरव ने वहाँ से जाते हुए कहा, नहीं करना मुझे तुम्हारा कोई भी काम।
ये बोलकर आरव बाहर चला गया। उसके जाते ही इनाया बेड पर पेट के बल सो गई। उसके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मोच के कारण इनाया के कमर पर रेड रेड निशान भी हो गए थे। तभी आरव बाहर जाकर फिर से कमरे के अंदर आ गया, क्योंकि उसे कोई घर से बाहर ही नहीं जाने दे रहा था। आरव जब अंदर आया तो उसने इनाया को ऐसे देखकर अपनी गर्दन हिला दी और बेड पर जाकर बैठ गया। अचानक ही उसका ध्यान इनाया की कमर पर गया, जहाँ रेड निशान हो गए थे। ये देखकर उसे अजीब लगा। उसने थोड़ा नज़दीक जाकर देखा तो उसे समझ आ गया कि इनाया को गिरने के कारण चोट आई है। उसने साइड डोर से एक क्रीम निकाली और इनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, ये लो क्रीम, इसे लगा लो। इनाया ने उसके हाथ से क्रीम लिया और लगाने लगी, पर इनाया को अपने हाथ से उस क्रीम को लगाने को जम नहीं रहा था। इनाया को अब गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़कर आरव को देखा और कहा, तुम प्लीज़ सिया को बुला दो। आरव ने उसे देखा और कहा, उसे क्यों बुलाना है? आरव की बात पर इनाया चिढ़कर बोली, मुझे उसके साथ डांस करना है इसीलिए। इनाया की बात सुनकर आरव ने उसे अजीब नज़रों से देखा, जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। आरव का रिएक्शन देखकर इनाया को ऐसे लग रहा था जैसे वो बस इस इंसान का सर फोड़ दे। इनाया को अपने आप को ऐसे देखता पाकर आरव ने उसे डबल घूरते हुए कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आरव वालिया का सर फोड़ सके। आरव की बात सुनकर इनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो आरव को देखकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? इनाया की बात सुनकर आरव चिढ़कर बोला, जैसे तुम मेरा चेहरा पढ़ रही हो ना, वैसे ही मुझे भी चेहरा पढ़ना आता है, समझी? आरव की बात सुनकर इनाया ने ध्यान से आरव का चेहरा देखा। उसे अपने आप को ऐसा देखता पाकर आरव ने उससे अपना चेहरा फेर लिया। उसे समझ आ गया था कि वो गुस्से में क्या बोल गया। सामने बैठी लड़की भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। उसे इस लड़की से बचकर रहना होगा। इनाया ने आरव के अजीब बिहेवियर को देखा और बोली, तुम मुझे ना तुम पर शक हो रहा है। दादू ने जिस तरह से तुम्हारे बारे में कहा था, तुम वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तुम नॉर्मल होकर ये सब नहीं जान सकते। इनाया की बात सुनकर आरव को काफ़ी गुस्सा आया और वो इनाया को देखकर बोला, मैं मुंबई में रहता हूँ, बस इसीलिए मुझे ये सब आता है, समझ आई बात? ये कहकर आरव चुप हो गया और अपने मन में बोला, मुझे अब एकदम नॉर्मल रहना होगा, नहीं तो ये मेरे सारे राज जान जाएगी, जो इसके लिए ठीक नहीं है। इनाया ने उसे कुछ नहीं कहा और वैसे ही लेटकर बोली, सिया को बुला दो। इनाया की बात सुनकर आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे कहो क्या काम है, मैं कर देता हूँ। वो सिया को नहीं बुलाना चाहता था। अगर वो कमरे में आती तो सबको पता चल जाता कि इनाया को चोट लगी है। इनाया ने उसे देखा और कहा, मुझसे ये नहीं हो रहा है, इसीलिए सिया को बुला दीजिए ताकि वो मेरी चोट पर दवा लगा सके। इनाया की बात पर आरव ने इनाया से कहा, मैं लगा देता हूँ। इनाया ने उसे कुछ नहीं बोली और उसके हाथ में वो क्रीम दे दिया। आरव ने वो क्रीम इनाया के हाथ से लिया और उसकी कमर को देखा। इनाया की दूध से गोरी कमर आरव के सामने थी, जिसे देखकर उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। उसने आज तक किसी लड़की को छूना तो दूर देखा भी नहीं था, उसे आज ये सब करना पड़ रहा था। उसने अपना थूक निगला और इनाया की कमर पर हल्के हाथों से लगाने लगा। आरव के छूने से इनाया एकदम से सिहर गई। आरव उसकी कमर पर धीरे धीरे दवा लगा रहा था। आरव दवा लगाते हुए इनाया को देख रहा था, जो आंखें बंद करके अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबाकर रखा था। उसे ऐसे देखकर आरव के शरीर में हलचल पैदा हो रही थी। आरव इनाया की कमर को अपने हाथों से मसाज कर रहा था और उसका पूरा ध्यान इनाया के चेहरे पर था। आरव के मसाज करने के कारण इनाया को काफ़ी आराम मिल रहा था। आरव काफ़ी देर तक उसे देख रहा था। अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपने मन में बोला,
मिल गया आइडिया। अब जल्दी से दादू को बताता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। और इस आफत की बुढ़िया को भी साथ ले जाना होगा। इनाया सो गई थी। आरव उसे सोता देखकर धीरे से बेड से उठा और बालकनी में जाकर उसने रोनी को फ़ोन करके अपना जेट रेडी करने को कहा। फिर अपने रूम से निकलकर वो नीचे हॉल में गया जहाँ उसके दादू बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। आरव ने उनके पास जाकर कहा, दादू आप मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? आरव की बात सुनकर दादू बोले, तुम्हारी कल ही शादी हुई है और तुझे अभी जाना है। पर दादू मेरा जाना ज़रूरी है, आपको तो पता है ना। फिर भी आपने ये सब किया, शादी भी नहीं करनी थी, फिर भी आपने हमारी शादी करा दी। आपको क्या वो गांव की भोली भाली लड़की लगती है जिसे बहला फुसलाकर शांत किया जा सके? आरव की बात सुनकर दादू हंसते हुए बोले, पता है, इसीलिए तो तुम्हारी शादी उससे की है मैंने। तुम्हारे साथ गांव की सीधी सादी लड़की नहीं, तेरे जैसी ही लड़की चाहिए जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें टक्कर दे, कुछ भी हो जाए तो वो डरे नहीं बल्कि हिम्मत से काम ले। तुम्हारी दुनिया में वो तुम्हारी जैसी ही हो ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और याद रहे, वो लड़की बहुत अच्छी है, तो उसे प्यार से रखेगा तो वो भी तुम्हें प्यार देगी। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है और तुझे पता है तुम्हें वो पसंद है, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हारे आड़े आ रहा है। पर दादू मुझे यहाँ से जाना है, बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है जा, नई बहुरिया को अपने साथ ले जा तू, वो तुम्हारे साथ रहेगी और हमें जल्दी खुशखबरी भी दे देना। दादू ने आरव का कंधा थपथपाते हुए कहा। आरव उनकी बात सुनकर उन्हें घूरकर बोला, अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और आप इतने आगे चले गए। दादू ने उसे मुस्कुराकर देखा और सबको बुलाते हुए बोले, सुनो सब, हमारा लाडेसर बहुरिया को लेकर मुंबई जा रहा है घूमने, हमें परदादा जो बनाना है। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इनाया भी आ गई। अब उसका दर्द काफ़ी हद तक ठीक था। इनाया जब नीचे आई तो सब उसे देखने लगे। अपने आप को ऐसे सबको घूरता पाकर इनाया को थोड़ा अजीब लगा। उसने पास खड़े सिया से कहा, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सिया ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि भाई आपको सुहागरात मनाने के लिए मुंबई ले जा रहे हैं। सिया की बात सुनकर इनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसे खांसी आ गई। इनाया को खांसता हुआ देखकर सुमन जी जल्दी से उसके पास आकर बोली, बहुरिया तुम ठीक तो हो ना? जी माँ जी। इनाया आरव को घूरते हुए सुमन जी से बोली। इनाया ने आरव को देखा जो उसे बुरी तरह घूर रही थी, जैसे अभी उसका कचुम्बर बना देगी। दादाजी की बात सुनकर यशोदा बोली, पर ये क्यों जा रही है? अभी तो आई है, जब से आई है बस आराम ही कर रही है, थोड़ा भी काम नहीं किया इसने और अब जा भी रही है। यशोदा की बात सुनकर सबने उसे घूर कर देखा। सुमन जी उसे देखकर बोली, अब उसका पति जा रहा है तो वो यहाँ क्या करेगी? आरव ने इनाया को देखा जो ये सब सुनकर अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर आरव को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। उसने यशोदा को घूरकर देखा और कहा, भाभी आप जब शादी करके आई थी तब आपने पूरे 40 दिन आराम किया था, ये कहकर कि आपकी तबीयत खराब है। और इनाया तो थोड़ा सा सही पर काम तो किया। ये कहकर आरव ने इनाया का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाते हुए बोला, हमें देर हो रही है। इनाया जो आरव की बात सुनकर शॉक्ड थी, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खड़ूस उसकी साइड ले रहा था। वो कभी आरव को देखती तो कभी अपने हाथ को। आरव उसे कमरे में लेकर आ गया और उसका हाथ छोड़कर बोला, चलो जो सामान लेना है वो ले लो, हमें निकलना है। आरव के हाथ छोड़ते ही इनाया ने उसे धक्का दिया और बोली, आपने नीचे क्या बकवास की है? ऐसे कौन बोलता है? इतनी भी अक्ल नहीं है आपको? इनाया के ऐसे धक्का देने पर आरव चिढ़ गया और अपने कदम इनाया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, वो सब दादू ने कहा था। और तुम बार बार मुझसे ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है
कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। आरव को अपने पास आता देखकर इनाया पीछे की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी और उसे देखकर हंसते हुए बोली, अच्छा अब आप खुद को बूढ़ा कह रहे हैं। ये कहकर इनाया फिर से हंसने लगी। आरव इनाया की हंसी देखकर जैसे उसमें खो सा गया था। वो एकटक उसे देख रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर आरव गुस्सा हो गया और उसने एकदम से इनाया की कमर को पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया। आरव के ऐसे अचानक मूव से इनाया की सांसें एकदम से रुक गई और उसके दिल की तार जोर जोर से बजने लगे। यही हाल आरव का भी था। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। इनाया आरव की आंखों में देख रही थी और आरव इनाया की नीली आंखों में खोया हुआ था। तभी उन्हें अचानक से सिया की आवाज़ आई जो इनाया को बुला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों होश में आए। इनाया आरव से नजरें चुराते हुए जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। आरव इनाया को जाते हुए देखता रह गया और अपने बालों में हाथ फेरकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब इनाया और आरव नीचे आए तो वहाँ पर कोई नहीं था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। औरतें रसोई में थी और घर के मर्द अपने काम पर लगे हुए थे। घर में काम कर रहे एक आदमी ने इनाया और आरव का सामान लिया और उसे लेकर बाहर चला गया। आरव ने इनाया को देखा और बोला, आओ मेरे साथ। आरव उसे घर की दूसरी तरफ लेकर गया जहाँ इस वक्त दादाजी और घर के पुरुष काम कर रहे थे। दादाजी गाय को चारा खिला रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वह उनसे बातें कर रहे थे। आरव ने उन्हें देखते हुए कहा, दादू हम निकल रहे हैं। आरव की बात सुनकर दादाजी ने अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर इनाया बोली, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? दादाजी उसकी बात सुनकर बोले, नहीं बींदनी, हम यहीं पर खुश हैं। हमें वो शहर की हवा रास नहीं आती। यहाँ मेरा गांव है। यहाँ जो सुकून है वो शहर में कहाँ। हम यहीं हमारे काम में खुश हैं। इनाया उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। दादाजी ने वहाँ पर काम कर रहे एक आदमी को आवाज़ लगाई और बोले, ए सुन छोरा, जा सबको कहो बाहर आ जाए, लाड़ेसर निकल रहा है। वो आदमी, जी मालिक अभी कह देते हैं। सबने इनाया का खूब सारा लाड प्यार किया। आरव ने इनाया का ज़रूरी सामान नौकर के हाथ गाड़ी में रख दिया था और दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद लेके घर से निकल गए। जीप आरव चला रहा था। उसके साइड के सीट पर इनाया बैठी थी। वो अपने आसपास देख रही थी। सब जगह हरियाली थी। वो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। ये सब देखते हुए इनाया के फेस पर स्माइल थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आरव का ध्यान सामने ना होकर इनाया पर था। करीब 1 घंटे बाद वो लोग एक खुली जगह पर आकर रुक गए। सामने आरव का लग्जूरियस हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर को देखकर इनाया ने आरव को देखा। आरव ने उसे नहीं देखा क्योंकि उसे पता था इस लड़के का दिमाग कहीं पर भी चलेगा। इनाया ने आरव को खूब सारा घूरा और अपना मुंह बिगाड़कर आगे चलने लगी। इनाया जब हेलीकॉप्टर के पास पहुंची, उसे बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया और इनाया को देखकर बोला, मिस आप रास्ता भूल गई है। ये आपका नहीं, हमारे बॉस का है। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। अगर बॉस ने आपको यहाँ देखा तो आपको मार डालेंगे। उस बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर इनाया का मुंह अजीब सा हो गया। उसने उस बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे बॉस के इस खटारा में बैठने का, समझे? ये बोलकर इनाया जाने लगी। तभी वहाँ आरव रौब से चलते हुए आने लगा। उसे आता देखकर बॉडीगार्ड्स के पसीने छूटने लगे। आरव ने देखा इनाया कहीं और जा रही है तो उसने इनाया को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या इतना बड़ा हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा जो तुम वहाँ जा रही हो? आरव की बात सुनकर इनाया ने उसकी ओर मुड़कर कहा, यह हेलीकॉप्टर आपका नहीं है, इसके बॉस का है। तो हम आगे जा रहे थे। आरव ने उस बॉडीगार्ड को घूरकर देखा। आरव की खा जाने वाली नज़रें खुद पर महसूस करके बॉडीगार्ड थर थर काँपने लगा। बेचारा, उसे क्या पता था वो कौन है। आरव ने इनाया की तरफ देखकर कहा, चलो हमें देर हो रही है। इनाया ने उसकी एक नहीं सुनी और आगे जाने लगी। ये देखकर
आरव का पारा चढ़ गया। उसने अपने कदम तेज किए और इनाया की तरफ चला गया और झट से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। आरव के ऐसे अचानक चीखने के कारण बेचारी एकदम से हड़बड़ा गई और अपने हाथ से आरव के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आरव ने इनाया को घूर कर देखा और कहा, ऐसे बिहेव मत करो जैसे हम कोई अजनबी हैं, समझी? और चुपचाप रहो। कितना बोलती हो तुम? तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या? अकड़ू एलिगेटर कहीं के, जब देखो तब दोस्त जमाते रहते हैं। सुन रहा हूँ बीवी, आरव ने इनाया के गुस्से से फूले मुंह को देखकर कहा, जिसे सुनकर इनाया खामोश हो गई। सब बॉडीगार्ड अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर आरव और इनाया को देख रहे थे। उनके खूंखार माफिया बॉस किसी लड़की को अपने साथ लेकर चल रहा था। ये सब उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। इनाया ने देखा सब उसे और आरव को घूर रहे हैं। ये देखकर उसने अपना मुंह आरव के पेट में छुपा दिया। इनाया के ऐसा करने पर आरव को बेचैनी होने लगी। उसने एक नज़र इनाया को देखा, फिर सामने जहाँ सब उसे घूर रहे थे। ये देखकर आरव को काफ़ी गुस्सा आया। उसने सबको अपनी आंखें दिखाई, जिसे देखकर सबने अपना चेहरा नीचे कर लिया। आरव इनाया को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। उसने इनाया को गोद में उठाया और सीट पर बैठ गया। इनाया अभी भी उससे वैसे ही चिपकी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि आरव चल नहीं रहा तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने अपनी आंखें खोलकर अपना मुंह आरव के सीने से बाहर निकाला। उसने जैसे ही ये किया, उसकी समुंदर से गहरी नीली आंखें आरव की आंखों से जा मिली, जो एकटक बस उसे ही देख रहा था। ये देखकर इनाया शर्मा गई और आरव की गोद से उतरने लगी। वो उतरती उससे पहले ही आरव ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया। इनाया ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा और कहा, छोड़िए हमें। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। आरव का जवाब सुनकर इनाया कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद इनाया आरव के कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। उसे हमेशा ट्रैवल में नींद आती थी। आरव ने उसे आराम से साइड के सीट पर सुला दिया और अपना लैपटॉप लेके बैठ गया। कुछ ही मिनट हुए होंगे कि इनाया का फ़ोन रिंग होने लगा। आरव ने उस फ़ोन को इग्नोर किया, लेकिन इनाया का फ़ोन लगातार बज रहा था। आरव ने इनाया के पर्स से उसका फ़ोन निकाल कर देखा तो उस फ़ोन पर रोहन स्वीटहार्ट के नाम से 100 मिस कॉल्स थे। आरव को काफ़ी अजीब लगा। उसे उस नाम को पढ़कर गुस्सा आने लगा। उसने इनाया के फ़ोन को साइड में रखना चाहा तो इनाया का फ़ोन फिर से रिंग हुआ। आरव ने फ़ोन उठाकर कान पर लगा दिया। 5 मिनट के बाद आरव का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और स्टोरी के आगे के पार्ट्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो एक भी पार्ट मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।